So, welcome my dear students. So, welcome to the new lecture. So, in this lecture, we will talk about the crystal structures. So, this will be basically a series of videos जिनमें हम बात करेंगे crystal structures के बारे में. डिटेल में हम crystal structure के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर से. ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक यानी कि सबसे सिंपल टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेंगे. तो हमने लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि अगर हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसमें कितने टाइप के लैटिसेस हैं और ओके, तो उस सब को हम ध्यान में रखकर जो है डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे. ओके ओके, हियर वी गो. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल क्यूबिक या सिंपल क्यूबिक का दूसरा नाम है प्रिमिटिव क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका जो लैटिस है, तो हमने पहले वीडियोस में पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कि लैटिस में और क्रिस्टल में क्या डिफरेंस होता है. ओके, तो जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है हम उसको देखेंगे. ओके, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस कैसा दिखता है? सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, ओके, तो वो कहां बिलोंग करते हैं? किसी क्यूब में, क्योंकि ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है. तो अगर क्यूबिक लैटिस हम ले रहे हैं तो उसमें लैटिस पॉइंट्स बिलोंग कर सकते हैं कॉर्नर्स पे, बॉडी सेंटर पे, फेस सेंटर पे. बट हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल क्यूबिक. ओके, तो सिंपल क्यूबिक में लैटिस पॉइंट्स कहां बिलोंग करते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर्स पर बिलोंग करते हैं सिर्फ. ओके, सो दीज आर लैटिस पॉइंट्स. सो दिस इज व्हाट? दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. इट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सिंपल क्यूबिक लैटिस, ये लैटिस की यूनिट सेल है भाई. ओके, क्यों लैटिस की यूनिट सेल है? क्योंकि ये सिर्फ हमने क्या दिखा रखा है यहाँ पे? लैटिस पॉइंट्स दिखा रखे हैं. ओके, तो सबसे अब इसमें हम बेसिकली जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो हम कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करते हुए जाएंगे. कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के जो हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनको ध्यान में रखेंगे. ओके, तो सबसे पहले है टाइप ऑफ लैटिस. तो टाइप ऑफ लैटिस कौन सा हो गया? टाइप ऑफ लैटिस हो गया नाम सिंपल क्यूबिक लैटिस. ओके, नाम हो गया सिंपल क्यूबिक लैटिस. अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब मैं ऐसे क्यों लिखवा रहा हूं भाई? आप समझेंगे कि भाई अगर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है उसका नाम क्या होगा? सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा. बट ऐसा हर क्रिस्टल के साथ नहीं होता है. जैसे अगर मैं आगे जाकर नाम लूंगा डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो जरूरी नहीं है उसका लैटिस जो है वो डायमंड क्यूबिक होगा, क्योंकि डायमंड क्यूबिक जैसा कोई लैटिस होता ही नहीं है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में. ओके, तीन ही लैटिस होते हैं ना क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में. पहला कौन होता है? सिंपल क्यूबिक लैटिस, बीसीसी लैटिस, एफसीसी लैटिस. ओके, इसलिए हम हर जगह ये लिखते हुए जाएंगे जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे. ओके, सिंपल क्यूबिक लैटिस है. कितने इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स हैं? हम जानते हैं जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कितने होंगे. कॉर्नर वाला जो लैटिस पॉइंट है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? कॉर्नर वाला लैटिस पॉइंट कंट्रीब्यूट करता है 1/8. और ऐसे कितने हैं? 8 कॉर्नर्स हैं, तो कितना हो गया? 1/8 × 8, तो 1 इफेक्टिव लैटिस पॉइंट हो गया इसके पास. ठीक है, कितने इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स हुए? 1. ओके, और हमने कहा था क्या, अगर किसी यूनिट सेल के पास 1 इफेक्टिव लैटिस पॉइंट होता है, चाहे वो कहीं से भी आता हो, चाहे कॉर्नर से मिलाकर 1/8 से आता हो, चाहे बॉडी सेंटर से आता हो, इट डजंट मैटर, एक आए तो हम उसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट प्रिमिटिव यूनिट सेल. इसलिए इससे सिंपल क्यूबिक का नाम क्या है? क्योंकि उसके पास एक इफेक्टिव लैटिस पॉइंट है पर यूनिट सेल, इसलिए उसका दूसरा नाम हम क्या ले सकते हैं? वी कैन कॉल इट प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस. ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया. नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन द बेस. अब ये बताइए, हर लैटिस पॉइंट पे हम जितने एटम्स बिलोंग करवाते हैं उसको हम कहते हैं बेसिस या मोटिव. बेसिस या मोटिव, ये हमने पहले लेक्चर्स में हमने देख लिया था कि बेसिस या मोटिव. अब ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अगर हमें सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल चाहिए सिंपल क्यूबिक लैटिस से, तो हम क्या करेंगे? हर लैटिस पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे? हर लैटिस पॉइंट के ऊपर एक एटम रख देंगे. हर लैटिस पॉइंट के ऊपर एक एटम रख देंगे, जैसे यहां पे रखा हुआ है. जहां जहां लैटिस पॉइंट थे वहां वहां हमने क्या किया? एक एक एटम पुट किया. तो बेसिस कितने एटम्स की होगी? पर लैटिस पॉइंट आप कितने एटम्स पुट कर रहे हैं? पर लैटिस पॉइंट यू आर पुटिंग 1 एटम. ओके, तो कितने एटम्स हो गए बेसिस में? पी का वैल्यू हो गया 1. गॉट इट? ऐसा हर जगह 1 नहीं आएगा. हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट क्रिस्टल्स में डिफरेंट हो सकता है. नाउ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल. अब भाई देखिए, लैटिस पॉइंट्स कितने थे इसके पास? 1. और हर लैटिस पॉइंट पर आप एक एटम रख रहे हो, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए यूनिट सेल में? n. अगेन कितने हो गए? 1/8 × 8, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो गए 1. अब बात आती है, इसमें एक और चीज यहां पर मेंशन्ड है, उनकी पोजीशंस क्या है. अब आप कहेंगे भाई पोजीशन की क्या जरूरत है? भाई पोजीशन की जरूरत होती है जब आगे जाकर आप जो है एक्सआरडी पैटर्न्स पढ़ेंगे. ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पैटर्न पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पोजीशंस की जरूरत पड़ेगी कि भाई एक्सआरडी में कौन सी पीक्स अलाउड है, कौन सी पीक्स अलाउड नहीं है. वो यही डिसाइड करता है कि एटम्स की पोजीशंस कहां है. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड द पोजीशन एज वेल. ओके, तो हमारे पास कितना इफेक्टिव एटम है? 1. उसकी पोजीशन कहां होगी? पहले थोड़ा सा देख लेते हैं पोजीशन के बारे में. ओके,
देखिए, तो ये एक क्यूब है, एक क्यूब है, सिंपली एक मैथमेटिकल क्यूब है। ओके, तो इसमें क्या है, मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन। हमें पता है क्या तीनों क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, एक्स वाई जेड। ओके, इसका ओरिजिन हम यहां चूज कर लेते हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 0। ओके, अब अगर मैं इस क्यूब की साइड को ए लेता हूं, हर साइड को ए लेता हूं, ओके, इफ आई अज्यूम द क्यूब इज साइड इज ए। ओके, तो अब अगर आप कौन से कहां पर आते हैं, इफ यू कम एट द बॉडी सेंटर पोजीशन, अगर आप बॉडी सेंटर पोजीशन पर आते हैं, बॉडी सेंटर पोजीशन कहां होती है, जहां पर ये जैसे बॉडी डायगोनल है ना, ये बॉडी डायगोनल स्केच किया मैंने, बॉडी डायगोनल मतलब डायगोनल बॉडी के अलोंग। ओके, तो ये उसके आधे में जो पोजीशन होगी उसको हम क्या कहते हैं, आधे में जो पोजीशन होगी यहां पे वी कॉल इट बॉडी सेंटर पोजीशन। अब इस बॉडी सेंटर पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, आपको बॉडी सेंटर पोजीशन पे पहुंचना है तो आपको क्या करना होगा, यू नीड टू ट्रेवल a/2 डिस्टेंस, a/2 डिस्टेंस, ठीक है, x पर आपको a/2 चलना पड़ेगा, y पर आपको a/2 चलना पड़ेगा और z पे भी आपको a/2 चलना पड़ेगा। तो आप कहां पहुंच जाएंगे, यू विल रीच एट बॉडी सेंटर पोजीशन। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, अकॉर्डिंगली इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a/2, a/2, a/2। ओके, ठीक है भाई, तो कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 0 0 अगर हैं तो इसके रेस्पेक्ट में इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a/2 a/2 a/2। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। अब अगर इसको नॉर्मलाइज करता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं, नॉर्मलाइज करता हूं, साइड से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या होंगे, बॉडी सेंटर पोजीशन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बॉडी सेंटर पोजीशन के कोऑर्डिनेट होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, अभी आगे भी जरूरत पड़ेगी इसकी, बॉडी सेंटर में बॉडी सेंटर पोजीशन अगर आप लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बॉडी सेंटर पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हो गए क्या, 1/2। अगर मैं नॉर्मलाइज कर देता हूं तो 1/2, मतलब साइड से डिवाइड कर दो, ठीक है भाई। ओके, और कॉर्नर के क्या हो गए, कॉर्नर पोजीशन क्या हो गई, कॉर्नर पोजीशन जिस पर अगर आप जो कॉर्नर पोजीशन जिसको आप ओरिजिन ले रहे हो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे क्या, 0 0 0, इस पोजीशन कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। नाउ कम टू द फेस, फेस सेंटर पोजीशन भी तो हो सकती है, फेस सेंटर पोजीशन क्या होगी भाई, फेस सेंटर पोजीशन देख लेते हैं। फेस सेंटर पोजीशन कहां की हो सकती है, इसकी हो सकती है, ओके, इधर के साइड के फेस की हो सकती है, ओके, यहां के साइड के फेस की हो सकती है और बैक फेस की हो सकती है, बैक फेस का फेस सेंटर पोजीशन, बैक फेस का फेस सेंटर पोजीशन कहीं यहां पे हो सकता है ऐसे करके। ओके, ठीक है भाई। तो अगर मान लिया जैसे ये कौन सा प्लेन हुआ, ये जो लोअर प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, लोअर प्लेन इज XY प्लेन, दिस प्लेन इज XY प्लेन। ओके, तो इस XY प्लेन में अगर हम इस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, x पर a/2 चलना होगा, y पर a/2 चलना होगा, ओके, और z पर कितना चलना होगा, 0। तो यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए a/2 x में चले, a/2 y में चले और 0। ओके, तो यानी कि इस वाले फेस सेंटर के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, जो ये लोअर फेस सेंटर पोजीशन है इसके हो गए a/2 a/2 0। तो यानी कि उसको हम लिख सकते हैं नॉर्मलाइज करके, वी कैन राइट इट एज a/2 1/2 1/2 0। ओके, नाउ ये कौन से प्लेन में, दिस इज इन XZ प्लेन, ये तो इसमें कितना चलना पड़ेगा, x में चलना पड़ेगा a/2, z में चलना पड़ेगा a/2। तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गए, x की वैल्यू कितनी, a/2 लिख लो या 1/2 लिख लो, a/2 0 a/2। ओके, वैसे ही क्या है बैक फेस, बैक फेस में क्या है, यू नीड टू ट्रेवल a/2 डिस्टेंस इन y, a/2 डिस्टेंस इन z। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, बैक फेस के फेस सेंटर पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसका x वैल्यू कितना है 0, y वैल्यू कितना है a/2 एंड z वैल्यू कितना है a/2। तो अकॉर्डिंगली आप क्या लिख सकते हैं, इनके नॉर्मलाइज करके 1/2 0 1/2 लिख सकते हैं साइड इस 5 फीट के, या लिख सकते हैं 0 1/2 1/2 लिख सकते हैं, या इसके क्या लिख सकते हैं 1/2 1/2 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर्स। ओके, गॉट इट। तो यहां पर जो हमारा इफेक्टिव एटम है वो कितना है, जाते पीछे, इफेक्टिव एटम कितना है 1। तो वो कहां माना जाएगा, सभी 8 एटम्स का कंट्रीब्यूशन मिलाकर कहां माना जाएगा, इस कॉर्नर पर। ओके, इस कॉर्नर पर मान लेते हैं। तो सबसे पहली पोजीशन कौन सी होगी भाई, स्पेस में सबसे पहली पोजीशन होगी स्पेस में, क्या ये जो एक एटम है वो कहां किन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पर रखा होगा, 0 0 0। ओके, तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में एक इफेक्टिव एटम होता है और उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या लिए जाएंगे 0 0 0, यानी कि ओरिजिन लिए जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है। ओके, अब है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। ओके, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट कोऑर्डिनेशन नंबर, हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहां पर देखिए, गो बैक, पहले देखते हैं सिंपल क्यूबिक
यूनिट सेल ऐसा दिखता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक को कौन कौन से एटम्स टच करते हैं। ओके, तो अगर मैं इस एटम को एक एज ए रेफरेंस लेता हूं, ठीक है, तो ये किससे कोऑर्डिनेटेड होगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ कोऑर्डिनेटेड होगा। एक किसमें, ये कौन सी डायरेक्शन अभी मानी थी, जैसे हमने जेड एल मान लिया। ओके, ये इससे भी कोऑर्डिनेटेड होगा, इस कॉर्नर से, और इस कॉर्नर से भी कोऑर्डिनेटेड होगा। तो यानी कि हमें कितने नियरेस्ट नेबर्स दिख रहे हैं इस यूनिट सेल में, इसमें 3 दिख रहे हैं, बट एक्चुअली 3 नहीं है, 3 से ज्यादा है। कैसे पता, अगर हम क्या करेंगे, हम z में जा रहे हैं प्लस z में, तो एक माइनस z में भी तो इसका क्या होगा, नियरेस्ट नेबर होगा, यानी प्लस z में होगा तो माइनस z में भी होगा। अगर प्लस x में होगा तो पीछे की तरफ माइनस x में भी होगा, अगर प्लस y में होगा तो इधर भी होगा। तो कितने हो गए कुल मिलाकर, यूनिट सेल में तो 3 ही दिख रहे हैं, बट एक्चुअली कितने, देयर आर 6 नियरेस्ट नेबर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं थोड़ा ब्रॉड व्यू इसका। अब यहां पर ब्रॉड व्यू दिखाने के लिए हमने क्या किया है, ये जो रेफरेंस एटम जिस कॉर्नर को मैं रेफरेंस मान रहा था, ओके, उसमें क्या किया है मैंने, 8 क्यूब्स अटैच कर दिए। आई हैव अटैच्ड 8 क्यूब्स। 8 क्यूब्स मतलब जैसे ये वाला एक क्यूब था, इसके हमने क्या किया, ऊपर एक क्यूब रखा, सामने की तरफ एक क्यूब रखा, साइड में एक क्यूब रखा, ठीक है, फिर जो डायगोनली अपोजिट था उस तरफ एक क्यूब रखा। यानी कि क्या हुआ, 4 क्यूब तो ऊपर की साइड हो गए ऐसे, और 4 क्यूब उनके नीचे हो गए। तो यानी कि इस एटम को पूरी तरह कवर करने के लिए कितने क्यूब चाहिए, जैसे हमने इसका कंट्रीब्यूशन कितना लिया था, वी हैव टेकन इट्स कंट्रीब्यूशन एज 1/8, ठीक है, 1/8 लिया था, तो 1/8 को पूरी तरह कवर करने के लिए कितने क्यूब चाहिए, 8 क्यूब्स। ओके, तो मैंने क्या किया, इसके चारों तरफ 7 मोर क्यूब्स पुट कर दिए, 7 और क्यूब पुट करे, तो टोटल क्यूब्स कितने हो गए, 8। ओके, तो उन 8 क्यूब्स में फिर हम क्या करेंगे, जैसे जा रहे थे हम क्या, प्लस x माइनस y प्लस y प्लस z माइनस z। सो हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर्स आर देयर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ओके, देन व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब बताइए भाई, यहां पर सारे एटम्स जो है वो एक ही तरह के, मतलब ये एटम और ये एटम दोनों अगर एक ही तरह के हैं तो उनका रेडियस क्या होगा, सिंपल क्यूबिक है तो सारे एटम्स एक तरह के होंगे, उनका रेडियस, एटॉमिक रेडियस कितना होगा उसका, r, इसका भी कितना होगा एटॉमिक रेडियस r। ओके, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2r। ओके, तो 2r जो है वो कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की, तो इसको लैटिस कांस्टेंट की टर्म्स में मेंशन करना होता है। तो ये लैटिस कांस्टेंट कितना होगा, दिस लैटिस कांस्टेंट विल बी 8। ओके, तो 2r का वैल्यू कितना होगा, 2r इज 8। हमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस याद रखना होता है, नियरेस्ट नेबर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 2r, और उसको किसकी फॉर्म में याद करना होता है, लैटिस कांस्टेंट कितना है सिंपल क्यूबिक में, 2r इक्वल्स टू 8। इसको हम dnn भी लिख सकते हैं, dnn का मतलब है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। कितनी हुई नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, को हम यहां पर लिखेंगे क्या, a। ओके, तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर सिंपल क्यूबिक 6, डिस्टेंस कितनी है, a। आगे चलते हैं, नाउ विल टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स। इसके बाद कौन होगा, हु विल बी द नेक्स्ट। चलते पीछे जाते हैं, सबसे पहले हमने यहां पर देखा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, इसमें हमने देखा था इस क्यूब के कॉर्नर को अगर हम रेफरेंस मानते हैं एटम को, तो ये वाला क्या है, इसका नियरेस्ट नेबर है, ये वाला भी इसका नियरेस्ट नेबर है। ओके, ये वाला इसका नियरेस्ट नेबर है। ओके, तो इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन होगा, जो उससे नेक्स्ट ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, नेक्स्ट जस्ट ज्यादा डिस्टेंस पर। ठीक है, तो अगर मैं इस एटम को देखता हूं तो ये कितना दूर है, ये इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर हो सकता है, जो कि फेस डायगोनल के अलोंग है। ठीक है, तो अगर इस क्यूब की साइड कितनी है, a है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, दिस डिस्टेंस विल बी √2a। ओके, तो इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर हो सकता है। ठीक है, तो xy प्लेन में हम क्या मान रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग सेकंड नियरेस्ट नेबर अलोंग फेस डायगोनल। तो उसी को ध्यान में रख के हमने क्या किया है, सेकंड नियरेस्ट नेबर्स को स्केच करने की कोशिश करी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा रेफरेंस एटम है, वही 8 क्यूब वाला सेटअप है। इसमें हमें क्या दिख रहा है, वी कैन सी दैट xy प्लेन में जो फेस डायगोनल के अलोंग ये एटम्स हैं, xy प्लेन वाले हैं, सिर्फ ये सिर्फ xy प्लेन वाले शो किए हुए कितने हैं इस प्लेन में, इस प्लेन में कितने हैं, 4। ओके, 4 ही किसमें होंगे, yz में होंगे। yz प्लेन कौन सा है, ऐसा वाला प्लेन। ओके, उसमें कितने होंगे, 4। ओके, एंड zx प्लेन जो ऐसे वाला प्लेन है वो किसमें कितने होंगे, 4। तो 4 इन xy प्लेन, 4 इन yz प्लेन, 4 in xz plane. So how many second nearest neighbors are there in simple cubic? Second nearest neighbors are 12. ठीक है, 4 in xy, 4 in yz, 4 in zx. What is the distance, d2nn, मतलब second nearest neighbor distance. Second nearest neighbor distance को हम next nearest neighbor distance भी कहते हैं। second मतलब next. ओके, उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर क्यूब की साइड a है तो जैसा मैंने बताया फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें यहां से यूं करके। ओके, तो ये साइड कितनी है, दिस साइड इज a,
दिस साइड इज ऑल्सो ए, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा के वैल्यू कितनी होगी, दिस वैल्यू विल बी √2a, ओके। तो कितनी होगी, √2 टाइम्स a। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट चलते, नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर्स या नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, ओके। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे कौन, अब क्यूब में ही चलते हैं वापस, गो बैक टू द क्यूब अगेन, इस क्यूब पे आ जाते हैं हम, ओके। तो यहां हमने रेफरेंस माना था, वी हैव अज्यूम्ड दिस एज रेफरेंस। तो ये फेस डायगोनल के अलोंग जो √2a डिस्टेंस पर है वो सेकंड नियरेस्ट नेबर है। तो इसका थर्ड नियरेस्ट नेबर कौन होगा, ठीक है। थर्ड नियरेस्ट नेबर होगा ये वाला कॉर्नर जो किसके अलोंग पड़ता है, दैट इज अलोंग बॉडी डायगोनल, ओके। तो ऐसे कितने होंगे इस क्यूब में, इस क्यूब में एक ही होगा, ओके। बट हमें अगर सारी पिक्चर देखनी है तो हमें कुछ इस तरह सोचना होगा, ओके। हमें 8 क्यूब्स लगा के सोचना होगा चारों तरफ। तो क्या होगा, जो ये वाली साइड कितनी है, व्हाट इज दिस साइड इज a, दिस साइड इज आल्सो a, ओके। तो क्या होगा, जो बिगर क्यूब बनेगा वो बनेगा 2a साइड का, ओके। उसमें ये एटम कहां होगा, जो कॉर्नर एटम था एक क्यूब में वो कहां पहुंच जाएगा, बॉडी सेंटर ऑफ द बिगर क्यूब, ओके। तो उसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया था एक ही क्यूब में तो एक ही मिलेगा ना, जब इसको चारों तरफ से आप कवर करेंगे तो क्या होगा, यू विल गेट 8 एटम्स। सो नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर्स विल बी 8, ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस वही होगी जो किसी क्यूब के बॉडी डायगोनल की होती है। तो क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है, आप उसका वैल्यू कितना होता है, √3a, ओके। तो थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस विल बी √3a, ओके। इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर, ओके। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ओके। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। हमारे पास क्या है, वी हैव अ क्यूब ऑफ साइड ए, सो उसका वॉल्यूम कितना होगा यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा कितना, a क्यूब। यूनिट सेल का वॉल्यूम है a क्यूब। अब एक और पैरामीटर मैंने साथ में ऐड कर दिया, वो है वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब आप कहेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या फर्क है। अब देखिए, क्योंकि ये जो लैटिस है वो प्रिमिटिव लैटिस है, सिंपल क्यूबिक लैटिस एक प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस है, ओके। तो इसकी यही वाली यूनिट सेल कैसी है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। बट जैसे बीसीसी लैटिस है या एफसीसी लैटिस है, वो प्रिमिटिव लैटिसेस नहीं है। तो उन केस में जो हम प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम। ऐसा नहीं कि हर जितना हमने किसी यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला a क्यूब उतना ही आएगा हर बार, ओके, ऐसा नहीं है, ठीक है। वी यूजुअली कॉल इट कन्वेंशनल यूनिट सेल, क्योंकि इसकी टर्म्स में क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना कन्वीनियंट है। बट जरूरी नहीं है कि जितना हमारा कन्वीनियंट यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा उतना ही प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब प्लीज रिकॉल, प्रिमिटिव यूनिट सेल होने के लिए कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स चाहिए, एटम्स नहीं, लैटिस पॉइंट्स कितने चाहिए, 1 चाहिए, ओके। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल लिखेंगे हम न्यूमरेटर में, उसको किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल। उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स हैं, ओके। अब चूंकि ये क्या है, सिंपल क्यूबिक है, प्रिमिटिव क्यूबिक है, इसके पास कितने इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स थे, अगर हम रिकॉल करें सबसे पहला पैरामीटर, इसके पास है 1 इफेक्टिव लैटिस पॉइंट। तो इसलिए इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसकी प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम, इसकी यूनिट सेल का वॉल्यूम है a क्यूब, कितने इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स है इसके पास 1, सो कितना हो गया नेट a क्यूब ओनली, ओके। बट हर जगह ऐसा होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ओके। अगर लैटिस प्रिमिटिव होगा देन ओनली यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल v एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल सेम, अदरवाइज क्या होगा, इट विल बी डिफरेंट, क्लियर। चलो, एटॉमिक डेंसिटी को हम रो एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, नंबर डेंसिटी, ओके। हमें देखना है इसका डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक डेंसिटी का डेफिनेशन 3D में होता है, नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। 3D में ऐसा होगा इसका डेफिनेशन, ओके, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ओके। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं, आई कैन राइट इट हियर, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, ओके। इसका रो एन का जो वैल्यू होगा वो होगा कितना, कितने इफेक्टिव एटम्स हैं 1, कितने वॉल्यूम में है 1 बाय, तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया एटॉमिक डेंसिटी का 1 बाय a क्यूब, ओके। 1 इफेक्टिव एटम कितने वॉल्यूम में, a क्यूब में, सो 1 बाय a क्यूब, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट चलते हैं, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। जैसा कि हमने प्लेन्स के बारे में एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था, वहां पर हमने क्या डिफाइन किया था,
एरिया ऑफ द एटम्स ऑन द प्लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेन। यहां पर हम डिफाइन करेंगे 3D है ना यहां पे, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ओके, अब हम क्या करेंगे, एटम को कैसे ट्रीटमेंट देंगे। यहां पर जो एटम की ट्रीटमेंट होगी, एटम कैसे ट्रीट होगा, एटम विल बी ट्रीटेड एज अ हार्ड स्फीयर। ओके, एटम वुड बी ट्रीटेड एज अ हार्ड स्फीयर। ओके, ऑन प्लेन वी हैव कंसीडर्ड एटम एज अ डिस्क। ठीक है, तो एपीएफ कितना हो गया भाई इसका, एपीएफ हो गया कितना, कितने इफेक्टिव एटम्स हैं 1, ईच हैज वॉल्यूम हाउ मच 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है रेडियस आर के स्फीयर का। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, 1 इफेक्टिव एटम है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ए क्यूब। ओके, वी नो दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये एटम और ये एटम आपस में टच कर रहे हैं, ये है 2r, किसके बराबर है, लैटिस कांस्टेंट के बराबर, तो r इक्वल्स टू a। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, तो यहां पर रख देते हैं। न्यूमरेटर में है 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 2r का होल क्यूब, एक ही जगह। सो कितना हो गया, नीचे आ गया 8, ऊपर है 4, कितना हो गया पाई बाय, आफ्टर द कैंसलेशन पाई बाय 6, पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 0.52 या क्या होती है 52%। ओके, तो ये फिजिकली क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइंस के 52% वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज फिल्ड विद द एटम्स। एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है 52%, एंड रेस्ट 48% इज एम्प्टी। ओके, सो दीज डेटा ऑफ दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर इंपॉर्टेंट। सारा जो मैं बता रहा हूं वो सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पैकिंग। अब आप कहेंगे भी पैकिंग का क्या मतलब है, अब हमें देखना है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर लूज पैक्ड है या क्लोज पैक्ड है। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है लूज पैक्ड स्ट्रक्चर है। ओके, इट इज अ लूज पैक्ड स्ट्रक्चर, इट इज अ लूज पैक्ड स्ट्रक्चर। आप कहेंगे भाई लूज पैक्ड स्ट्रक्चर क्यों बोल दिया मैंने, ठीक है, तो मैं बता देता हूं डेफिनेशन क्या है। अगर किसी क्रिस्टल का एपीएफ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन लेस देन 74% है तो वो लूज पैक्ड की कैटेगरी में आएगा, या किसी क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स अगर लेस देन 12 है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। ओके, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 6 था और इसका जो एपीएफ है वो 52% है, इसलिए हम इसको क्या कॉल करेंगे, लूज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लास्ट पॉइंट है, एग्जांपल होगा पोलोनियम। रूम टेम्परेचर पर सिर्फ पोलोनियम ही क्रिस्टल ऐसा है जो कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। साथ में ये ध्यान रखिए, कोई भी क्रिस्टल जो है टेम्परेचर चेंज करने पर, अगर हम क्रिस्टल का टेम्परेचर चेंज करेंगे, उसको गर्म या ठंडा करेंगे, तो वो अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदल सकता है। यानी कि एफसीसी से कोई सिंपल क्यूबिक बन सकता है, सिंपल क्यूबिक से कोई एफसीसी या बीसीसी बन सकता है। ओके, तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, वी सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।